हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो हमने अपना यूनिट 1 जो था उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करा दिए। आज हम लोग यहाँ कंसिडरेशन से शुरू करेंगे। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि कंसिडरेशन जो है मतलब क्या चीज़ है। तो हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का प्रपोजल होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। प्रपोजल के बाद क्या होना चाहिए, उसे कोई एक्सेप्ट करे। जब वो एक्सेप्ट हो जाता था वो प्रॉमिस बन जाता था। और उसी प्रॉमिस में जब हम लोग कंसिडरेशन ऐड कर देते थे तो वो क्या बन जाता था, अग्रीमेंट बन जाता था। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ। अग्रीमेंट बन जाता है। अब उस अग्रीमेंट में जो भी हमारे सेक्शन 10 के रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जो कि हमारा सेक्शन 2H में दे रखा है। तो अभी हम लोग इस कंसिडरेशन को पढ़ेंगे। कंसिडरेशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो चंगू है वो मंगू को अपनी पीपीटी बेच रहा है। 5,000 रुपये में चंगू जो है मंगू को अपनी पीपीटी बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि चंगू के लिए यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, पैसा, ₹5,000। मंगू के लिए कंसिडरेशन क्या है, पीपीटी। तो बेसिकली प्रॉमिस के बदले हम लोग क्या प्राइस दे रहे हैं। जैसे चंगू ने प्रॉमिस किया कि वो पीपीटी देगा, तो मंगू उसके बदले क्या दे रहा है, उस प्रॉमिस के बदले क्या दे रहा है, मंगू इज गिविंग ₹5,000। तो बहुत लोगों ने इसे डिफाइन किया है। जैसे अगर पोलोक की डेफिनेशन देखें, पोलोक की डेफिनेशन यही है कि कंसिडरेशन जो है वो क्या है, प्रॉमिस का प्राइस है, जिस मतलब क्या मैं दे के उस प्रॉमिस को खरीद रही हूँ। ब्लैकस्टोन ने भी इसका डेफिनेशन दिया है। ब्लैकस्टोन ने क्या बोला है कि कंसिडरेशन रिकम्पेंस गिवन बाय वन पार्टी टू द अदर। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। फिर इससे रिलेटेड एक केस भी है। वैसे एक केस तो पूछा नहीं जाएगा, एज सच कंसिडरेशन की ऐसे डेफिनेशन तो नहीं आती, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेरे हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ो। फिर क्यूरी वर्सेस मिसा में यही बात कही गई थी कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। इसके अंदर कुछ राइट हो सकता है, मे भी किसी पार्टी को राइट मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट है, कोई प्रॉफिट है, कोई बेनिफिट है, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई चीज़ करने से मना करना, किसी तरीके का फोरबियरेंस हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे कोई किसी की कोचिंग क्लास चल रही है, लॉ पढ़ा रहा है, बगल में म्यूज़िक क्लास है, तो फिर म्यूज़िक क्लास को जो म्यूज़िक क्लास चलाता है उसको 5 लाख रुपए दे देता है, तो बोलता हूँ म्यूज़िक क्लास वो नहीं लेगा, तो फोरबियरेंस यहाँ पे म्यूज़िक क्लास नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये जो हमारा कंसिडरेशन है। आई होप आपको समझ आ गया कि कंसिडरेशन क्या है। अब कंसिडरेशन समझने के लिए आपको उसके एसेंशियल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। ये एसेंशियल्स हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये एसेंशियल्स हम लोगों ने सेक्शन 2D से ही लिया है। सबसे पहली चीज़ क्या कहता है कि इट मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, जो प्रॉमिसर बोल रहा है वही होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे चंगू और मंगू है। अब एक केस लॉ भी समझाऊंगे। चंगू और मंगू है, तो चंगू जो कहता है कि मैं ये पीपीटी दूंगा 5,000 रुपये की। अब चंगू का कोई फ्रेंड है, उसका फ्रेंड जाके मंगू से बोल देते, कह रहे नहीं नहीं ये 2,000 रुपये में दे देगा। और फिर क्या कहते हैं, तो मंगू बोलता है ठीक है, तो चंगू को ले जाके 2,000 रुपये दे देता है। चंगू पीपीटी देने से मना कर देता है, मंगू जाके केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पे जो चंगू है वो बोल देगा कि वो मतलब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन है ही नहीं, मैं बाउंड ही नहीं हूँ। क्यों बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो 5,000 कहा था ना, 2,000 तो मैंने कहा ही नहीं था। जब अग्रीमेंट मेरे साथ है, प्रॉमिसर मैं हूँ, समझ रहे हो, मतलब कि प्रॉमिसर मैं हूँ यहाँ पे, तो मेरे डिज़ायर के हिसाब से कंसिडरेशन दोगे ना, कुछ भी थोड़ी दे दोगे। कोई भी बोल रहा है कुछ भी थोड़ी अलाउड है। समझ आए चीज़। तो इससे रिलेटेड आपको एक केस ला बताती हूँ। ये जो केस है हमारा दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस है। इस केस में क्या हुआ, एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर टर्म को समझाया गया है। अगर प्रॉमिसर के अलावा कोई और कह रहा है उसे करने के लिए, तो अभी तो वो क्या होगा, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रॉमिसर के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक जो प्लेंटिफ था उसने उसे कलेक्टर ने उसको कहा प्लेंटिफ को कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाओ। और वहीं पे क्या कहते हैं, जो डिफेंडेंट था उसकी दुकानें थी, तो डिफेंडेंट बोलता है कि मैं जो है मेरी दुकान यहाँ पे, मतलब मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। अब क्या हुआ कि ये जो डिफेंडेंट है वो कमीशन बाद में नहीं देता है। फिर क्या करता है, प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर देता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने एक बात बोली कि ये जो तुमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, जो इतना तेज बन रही हो, ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तुमने बनाया था ना, वो डिफेंडेंट ने नहीं कहा था, वो डिफेंडेंट के डिज़ायर पे नहीं बनाया था। डिफेंडेंट यानी कि प्रॉमिसर के डिज़ायर पे आपने नहीं बनाया था। आपने किसके डिज़ायर पे बनाया था, कलेक्टर के डिज़ायर पे बनाया था। जब कलेक्टर के डिज़ायर पे बनाया था तो डिफेंडेंट कैसे कैसे बाउंड हो जाएगा, डिफेंडेंट का कहाँ से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगा, होगा ही नहीं है। यही बात समझाई गई थी दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में बोलो। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप बताना, बिकॉज इट्स टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स।
राइट। तो उस हिसाब से चीज़ होंगी। आई थिंक आपको पहला एसेंशियल क्लियर है। दूसरा क्या है, इट मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन, जैसे यहाँ पे मंगू है तो ज़रूरी नहीं है कि मंगू ही 5,000 रुपये देगा। मंगू अपने भाई टंगू से कह सकता है कि भैया तुम चंगू को 5,000 रुपये दे देना। यानी कि हमारे यहाँ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब इंडियन लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। मतलब जो कोई पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का वो भी कंसिडरेशन दे सकता है। जैसे यहाँ पे टंगू पार्टी नहीं था, लेकिन जो चंगू मंगू थे, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, चंगू मंगू। टंगू पार्टी नहीं था बट फिर भी वो 5,000 रुपीज़ देना उसको अलाउड था। ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब मैं आपको आगे बताऊंगी। बस ये पार्ट थोड़ा सा हो जाए डेफिनेशन वाला, ठीक है, अगले कुछ मिनट में आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्या है कि कंसिडरेशन जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसी समय की एक हाथ से एक हाथ से दे, नहीं। आप ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ हो, है ना, आपने पहले कोई चीज़ कर दी हो, मतलब फ्यूचर में कंसिडरेशन देने की बात हुई हो, तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब चलेगा। अगली चीज़ क्या है कि इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। ज़रूरी नहीं है कि एडिक्यूट हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी कोई कार है ना, अब वो जो कार है मैं उसे एकदम नई ब्रांड न्यू कार है और मैं उसे 50,000 रुपये का सेल कर देती हूँ। मेरी कार में नॉलेज अच्छी नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कौन सी कार है, आई होप आप लोग समझ रहे हो, है ना। तो मैंने दे दिया 50,000 रुपये। अब किसी कार के अकॉर्डिंग तो 50,000 रुपये बहुत ही कम होंगे। ऐसा नहीं कि मैंने भंगार से उठा के लाके कार दे दी, मैंने बोला ना ब्रांड न्यू कार है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने 50,000 रुपये में बेच दी। ये कंसिडरेशन माना जाएगा, ऑल्दो एडुकेट नहीं है बट ये कंसिडरेशन माना जाएगा। 50,000 भी कोई वैल्यू है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बस क्या है कि आप जो कार है, कार का दरवाज़ा खोल दीजिए, कार आपकी, तो ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी हुआ। आप कार पे हाथ रख दीजिए, कार आपकी, ये कोई कंसिडरेशन थोड़ी है। तो कुछ कंसिडरेशन, कुछ मतलब कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए ना। 50,000 रुपये भी ठीक है, कुछ तो वैल्यू है ना। अब आप कह रहे हो कि आप खाली कार छू दो कार आपकी हो जाएगी, तो वो थोड़ी होगा। अगला कंसिडरेशन इज क्यूड प्रो क्यू, मतलब बदले में। पीपीटी के बदले पैसा, पैसा के बदले पीपीटी। मन ही मन आप मुझे बहुत सुना रहे होगे कि यार ये पीपीटी पीपीटी और ये चंगू मंगू, बट आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। मैं जानबूझ के ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ कि समझ आए थोड़ा। इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है प्रॉमिसरी एस्टॉपल। मैंने आपको शुरुआत में भी जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात कर रहे थे तो किन तरीक़ों से कॉन्ट्रैक्ट बनता, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉमिसरी एस्टॉपल पढ़ा था, राइट। आप लोग को याद आ रहा है कि मैं दिखाऊँ, एक बार याद कराऊँ? एक बार याद करा ही देती हूँ। देखो यहाँ पे जो था हम लोगों ने प्रॉमिसरी एस्टॉपल की बात करी थी, कैन यू सी। तो अब हम इसी को प्रॉमिसरी एस्टॉपल को पढ़ेंगे। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या है? प्रॉमिसरी एस्टॉपल ये है कि अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है और उस प्रॉमिस के बेसिस पे किसी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो बाद में आप अपने प्रॉमिस से मुकर नहीं सकते हो। इसी को प्रॉमिसरी एस्टॉपल कहते हैं। ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा अगर मैं आपको एक केस लॉ के थ्रू समझाऊं तो। ये इसका लैंडमार्क केस है, केदारनाथ भट्टाचार्य जी वर्सेस गौरी मोहम्मद। इसमें क्या हुआ कि एक प्रपोजल था कि टाउन हॉल बनाना है। मतलब आपको मैं एकदम नॉर्मली समझाती हूँ, इसको आप पढ़ लेना, है ना। एकदम मैं लेमैन के टर्म में आपको समझाती हूँ। एक इंसान रहता है, वो ये कहता है ना कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है। मान लो बोल देता है मंदिर बनाना है। ऐसे से ही फैक्ट्स है, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको फैक्ट्स से बता रही, बट यही कहानी है, आप इसे रीड करना। जानबूझ के मैं ऐसे बता रही हूँ ताकि आप इसे रीड करो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मंदिर बनाना था। अब ये जो इंसान रहता है वो लोगों से बात करता है, तो होता है कि चलो हम फंड्स दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेता है और भगवान का बढ़िया मंदिर बनना शुरू हो जाता है। बाद में इंसान मना कर देता है, वो कहता है कि मैं तो दूंगा ही नहीं पैसे। तो फिर प्लेंटिव गया, बेचारा उसने तो मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। तो प्लेंटिव गया कोर्ट में, कहा कि ऐसे कैसे अलाउड है, मतलब ये तो बाउंड है ना। तो फिर उसने बोला कि अरे भैया कोई कंसिडरेशन ही नहीं था। डिफेंडेंट ने बोला कि कंसिडरेशन ही नहीं था तो मैं क्यों दूँ। बट वो जो डिफेंडेंट था उसने प्रॉमिस किया था कि मैं पैसा दूंगा। उसने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और उसने साइन भी किया था। जो सब्सक्रिप्शन था, जो सब्सक्रिप्शन बुक था, उसने साइन भी किया था कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, पूरा उसने बाकायदा साइन किया था। अब वो मना कर रहा है, तो कोर्ट ने ये बात बोली, कहा कि यहाँ पे जो ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि उस इंसान ने इस फेथ पे कि तुम उसको पैसा दोगे, उसने मंदिर बनाना शुरू करवा दिया था, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिए, ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है, आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार इसे रीड करना, इतना कुछ है नहीं, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। पॉज कर लेना, रीड कर लेना।
अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, फिर पढ़ेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले नॉर्मली समझो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन ये कहता है कि जो कंसिडरेशन है ना, जैसे चंगू मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, करेक्ट, तो अब जो कंसिडरेशन है ना वो चंगू से आना चाहिए और मंगू से आना चाहिए, इसके अलावा कोई स्ट्रेंजर को नहीं देना है। अगर कोई स्ट्रेंजर देता है, सपोज मंगू की जगह मंगू का भाई टंगू पैसा दे देता है 5,000 रुपये, तो यहाँ पे अब जो मंगू है वो अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकता। कल को कुछ गड़बड़ होगी तो मंगू का यहाँ पे कोई राइट नहीं बचता। तो ये बात बोलता है हमारा प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है वही कंसिडरेशन देंगे, कोई तीसरा स्ट्रेंजर नहीं आएगा। लेकिन हमारे इंडियन लॉ में ऐसा पोजीशन नहीं है। अगर सेक्शन 2D को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, वहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है कि कंसिडरेशन जो प्रोमिसी भी दे सकता है, मतलब मंगू भी दे सकता है या फिर टंगू भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे इंडियन लॉ में। अब इससे रिलेटेड केस बताती हूँ। चिन्नैया वर्सेस रमैया बड़ा ही लैंडमार्क केस है। जितने मैं आपको केस बता रही हूँ ना सब लैंडमार्क है। इन सबका लिस्ट बनाना, लिखना कौन सा टॉपिक है, टॉपिक के नीचे इन लोग का नाम लिख के बढ़िया से रिवाइज करना। इसमें क्या होता है कि एक, अच्छा ये भी आप रीड करना, मैं आपको ऐसे नॉर्मली समझा देती हूँ, मिलता जुलता आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है, वो अपनी बेटी से बोलती है, वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं जो है तुम्हें अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे रही हूँ, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी, और ये बोला कि उसके बदले लेकिन तुमको क्या करना है कि हर महीने जो है पैसा देना है, 1,000 रुपये जो है तुम्हें हर महीने अपनी आंटी को देना है, मतलब इस ओल्ड लेडी की सिस्टर थी वो। उसके बाद क्या होता है कि आप फिर भी रीड करना, ठीक है ना, जो लिखा है उसे रीड करना, ये सफिशिएंट है। आप बस मेन क्रक समझा करो, फैक्ट्स तो जो है फैक्ट से तो इतना कुछ मतलब नहीं होता, आपको बस मेन क्रक समझ आना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो लड़की रहती है प्रॉपर्टी ले लेती है अपनी मम्मी से, और बहुत होशियार क्या बोलती है कि मैं क्यों दूँ आंटी को पैसा, आंटी ने मुझे थोड़ी कंसिडरेशन दिया था, कंसिडरेशन तो मम्मी ने दिया था, 1,000 रुपये कहाँ से बनते आंटी के, मैं तो नहीं दूंगी। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो शी इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जो आंटी ने नहीं दिया है बट आंटी के पास पूरा राइट है कि वो सू कर सकती हैं। तो यही बात बोली गई थी। अब देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन है, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जो है और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश लॉ में तो दोनों ही लगता है, लेकिन इंडियन लॉ में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन तो नहीं लगता है। साफ साफ ये हमारे सेक्शन 2D में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली लिखा है प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में लगता है जैसे इंग्लिश लॉ में लगता है वैसे नहीं लगता है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। तो अब हम लोग अपना आगे चलते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि चंगू और मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो तीसरा पार्टी आके सू नहीं कर सकता, या चंगू को या मंगू को, तीसरे पार्टी का यहाँ पे कोई लेन देन है ही नहीं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, जो बाउंड हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज बाउंड हुई है और तीसरे इंसान का यहाँ पे कोई भी से नहीं है। यही बात ये कहता है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तीसरे का कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये जो केस है हम बहुत ही लैंडमार्क केस है, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन के केस से आया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी हम बता सकते हैं कि इंग्लिश लॉ में क्या पोजीशन है। इंग्लिश लॉ में बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडियन लॉ में हमारे पास प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो, लेकिन कुछ ना एक्सेप्शंस है, हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप समझो। तो पहले हम इंग्लिश लॉ की पोजीशन बताते हैं। तो बहुत ही लैंडमार्क केस है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन। इसके अंदर क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था, एक लड़का था, है ना, चंगू था, चंगू की शादी होनी थी। तो चंगू की जो शादी होनी थी वो होनी थी एक इंसान मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। अब ए के बेटी से शादी होनी थी, उसका नाम मंगी था। अब क्या कहते हैं कि जो चंगू था उसने जो चंगू के पापा थे, राइट, और जो मंगी के पापा थे, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि हम लोग कुछ मंथली पैसा देंगे चंगू को अगर वो मंगी से शादी करता है। शादी हो जाती है। अब मंगी का पापा स्मार्ट निकलता है, वो पैसा नहीं देता है, तो चंगू केस फाइल कर देता है। तो कोर्ट ये बोलता है कि यहाँ पे जो चंगू है वो केस नहीं फाइल कर सकता है। रीज़न क्या था कि कोई स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के, इस कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है। कॉन्ट्रैक्ट तो इन लोग के फादर्स के बीच में हुआ था ना, ए और बी के बीच में हुआ था ना, तो चंगू कैसे केस फाइल करेगा। तो यहाँ पे चंगू का कोई राइट नहीं था, ऑल्दो इसी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए और बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए किसके लिए हुए हैं, चंगू के फायदे के लिए ना, लेकिन देखो यहाँ पे चंगू ही केस नहीं फाइल कर पा रहा, वही नहीं सू कर पा रहा है। तो इंडिया में अगर होता तो पोजीशन कुछ और रहता, बट इंग्लिश लॉ में तो यही है। तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाउंडेशन है। अब इस डॉक्ट्रिन का क्रिटिसिज्म यही है कि सोचो जिसके बेनिफिट के लिए वही नहीं कुछ कर सकता है,
फिर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, लॉर्ड डेनिंग इन बेस्विक वर्सेस बेस्विक। ये जो नाम है ना, अब क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, चाहे CUT-PG हो गया, नेट। अच्छा, CUT-PG के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कराने का, बट आप खुद से सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसको भी कर सकते हो। तो इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा, नेट का थोड़ा हाई लेवल का, बट आप उसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब यहाँ पे कहने का ये था कि अगर किसी तीसरे इंसान के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो उसके पास पूरा राइट होना चाहिए कि सू कर सके। उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस था वही फुलफिल नहीं हो पा रहा लॉ की वजह से, तो क्या ही मतलब उसका बनता है। लेकिन जो लॉर्ड डेनिंग की बात थी, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अप्रूव नहीं करी थी, लेकिन ये बात कही थी लॉर्ड डेनिंग ने। ये मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है पूछ ली जाती है, या फिर आप किसी आंसर राइटिंग कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम CUT-PG, तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग इंडियन लॉ में क्या पोजीशन है। तो इंडियन लॉ में हमारे पास डाइल्यूटेड वर्जन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लॉ में है, वैसा नहीं है, डाइल्यूटेड है, मतलब है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके साथ कुछ एक्सेप्शंस लगे हुए हैं। ठीक, उसके बाद अगली चीज़ ये है कि कोई ऐसा, अगर मैं बोलूँ कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि इसके बारे में बात करता है, तो वो सब तो नहीं है। बट एक हमारे पास केस है, MC चाको वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। उसमें बात कही गई थी कि जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया में अप्लीकेबल है, लेकिन ओवर द टाइम कोर्ट्स जो है उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस मतलब निकाले कि क्या एक्सेप्शंस है इस डॉक्ट्रिन के। बेसिकली वो जो एक्सेप्शंस है ना, वो क्या है, वो एक्सेप्शंस ये है कि अगर किसी तीसरे इंसान के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो उसके पास राइट होना चाहिए सू करने का। क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, अगर आप थोड़ा डीप में जाके सोचो, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्यों बनते हैं, इसीलिए मतलब जो भी उसका पर्पस, अगर वही फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो लॉस का क्या ही मतलब। A और B आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी तीसरे इंसान के फायदे के लिए, उस तीसरे इंसान को फायदा ही नहीं हो पा रहा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब बनता है। इसी वजह से हम लोग के पास एक्सेप्शंस है। तो पहला जो एक्सेप्शन है हमारा, वो है बेनिफिशियरीज अंडर ट्रस्ट और चार्ज। तो सपोज क्या कहते हैं कि कोई एग्रीमेंट में एंटर किए गए हैं, वो किसी तीसरे इंसान के बेनिफिट के लिए एंटर किए गए हैं, तो उस तीसरे इंसान के पास राइट है कि वो केस फाइल कर सकता है। डजेंट मैटर कि वो स्ट्रेंजर है या उसने कंसिडरेशन नहीं दिया ना, कोई फर्क नहीं है उससे। अगर उसके फायदे के लिए, तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो सू कर सके। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को देखो, एक केस है हमारे पास, नवाब ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस नवाब हुसैन बेगम। जैसे ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन जैसा था, थोड़ा थोड़ा वैसा है, नॉट एग्जैक्टली वो नहीं है। इसमें भी क्या हुआ था कि शादी से रिलेटेड कुछ था, तो दो लोग के बीच में अग्रीमेंट हो गया, अगर ये लोग शादी कर लेते हैं तो हम जो है इतना पैसा देंगे। अब वो पैसा नहीं दे रहे थे, तो जो वाइफ रहती है इसमें वो केस फाइल कर देती है। अब यहाँ पे जो है ये डिफेंस नहीं ले सकते कि अरे वाइफ की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं था, वाइफ तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में उसने एंटर ही नहीं किया था, ये सब नहीं कहा जा सकता है। मतलब वाइफ के साथ थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट था, ये बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उसके फायदे के लिए था, तो उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वो सू कर सकती है। आप इसे रीड कर लेना, मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में समझाया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, अच्छा एक और चीज़, एक्सेप्शन को ना बहुत डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो फिर भी आपको बता रही हूँ। आप जस्ट ऊपर ऊपर से जान लेंगे ना, वो सफिशिएंट है। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा सवाल तो मतलब देखे हैं बनते हुए, लेकिन डीप क्वेश्चंस तो मैंने नहीं ही देखे हैं। ओके, तो हमारा दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है फैमिली अरेंजमेंट्स, मैरिज, सेटलमेंट और पार्टीशन। तो ऑब्वियसली अगर कोई मैरिज या पार्टीशन इन सबसे रिलेटेड है, तो अगर किसी तीसरे इंसान के बेनिफिट के लिए, मतलब फैमिली में कोई है, पार्टीशन हो रहा है, उसके बेनिफिट के लिए है, तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो कोर्ट में जाके सू कर सके। ऑल्दो वो पार्टी नहीं है अग्रीमेंट का, बट स्टिल उसके पास राइट होना चाहिए। तीसरा है हमारा कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड। इसमें हमारे पास एक बहुत लैंडमार्क केस है, टेल्क वर्सेस मॉक्स है। अब जैसे मैं इसमें एग्जांपल देती हूँ, कोवेनेंट्स रनिंग विथ लैंड क्या है। सपोज आपने क्या कहते हैं कि चंगू जो है मंगू से जमीन खरीदता है। अब जो ज़मीन खरीदता है, मंगू जो रहता है इसकी ज़मीन में, उसके बगल में कोई इंसान जो था, वो कुछ ऐसा काम करता था, जो फ्लेमेबल चीज़ें नहीं होती, मतलब उसमें जिसमें जल्दी आग लग सकती है, कुछ ऐसा काम करता था। तो इन दोनों के बीच में आपस में अग्रीमेंट हो रखा था कि भाई तुम कुछ ऐसा ऐसा काम मत करना कि जिसमें आग रिलेटेड चीज़ें हों। अब यहाँ पे अभी चंगू ये नहीं कह सकता मेरा थोड़ी इससे अग्रीमेंट था, चंगू ये थोड़ी कहेगा कि मेरा इससे अग्रीमेंट थोड़ी था, मैं तो यहाँ पे आग वाला काम करूंगा, मैं तो आग लगाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, चंगू भी बाउंड होगा। ठीक है, हाँ। अब ये चीज़ है कि मंगू को बताना पड़ेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे मतलब ये जो है, चंगू ये नहीं कह सकता कि मेरा इस तीसरे इंसान के साथ अग्रीमेंट नहीं था, और तीसरे इंसान के पास पूरा पूरा राइट है, वो चंगू के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है, अगर चंगू यहाँ पे फायर रिलेटेड कोई भी काम करता है तो। समझ आया? आप रीड करना है ये सब केस लॉस। चौथा एक्सेप्शन क्या है, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अगर कोई पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट है दो लोग के बीच में, और किसी तीसरे इंसान, चंगू मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो लोग क्या, चंगू मंगू आर द करेक्टर। तो चंगू मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चंगू मंगू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि टंगू को पैसा देना है,
या कि मतलब चंगू ने बोला कि मैं तुझे ये दे दूंगा, तो टंगू को पैसे दे दियो, ऐसे लोगों में बात हुई। तो यहाँ पे जो तो फिर चंगू बोलता है हाँ 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 ठीक है मंगू, मैं तेरी बात समझ गया, मैं टंगू को पैसा दे दूंगा। अब कल को जब चंगू पैसा नहीं देता तो टंगू ऐसा नहीं है वो बैठा नहीं रहेगा, टंगू कोर्ट जा सकता है, सू कर सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या केस ही है यहाँ पे केस है देवराजा वर्सेस रामकृष्णैया। इसमें क्या हुआ था कि एक इंसान था चंगू, हम मान लेते चंगू, उसने अपना घर बेचा बी को, और ये बोला कि मान लो उसने बेचा जो है ₹1,00,000 का बेचा, ₹1,00,000 का बेचा, और ये बोला कि 40,000 रुपये रह गए थे उसके पास। उसने बोला कि जो 40,000 रुपये ना भाई तुम मुझे मत दियो, तो क्या करियो टंगू को दे दियो। मतलब कोई तीसरा इंसान है, चंगू मंगू के बीच में अग्रीमेंट हुआ, चंगू ने अपना घर बेचा तो मंगू ने अभी 60,000 रुपये दिए। चंगू ने कहा कि ये जो 40,000 रुपये मुझे मत देना, टंगू को दे देना, क्योंकि मेरी टंगू पे उधारी है। अब क्या कहते हैं कि मंगू जो रहता है कहता है ठीक है, टंगू को 20,000 रुपये दे देता है, और उसके बाद पैसे देने से मना कर देता है। तो टंगू चला जाता है कोर्ट केस फाइल करने के लिए। तो फिर उसके बाद जो मंगू रहता है बोलता है कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चंगू के साथ हुआ ना, तुम कैसे आ गए? तो कोर्ट ने बोला नहीं, उसके पास भी राइट है, वो सू कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहले चंगू ने एक्नॉलेज किया था, उसने बोला था कि हाँ आई पे, तो अब वो मुकर नहीं सकता इस बात से। अगला है हमारा कंसिडरेशन, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है ना कि अगर सपोज किसी ने पहले कुछ काम कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस लेती थी, और बगल में कोई लॉ पढ़ा रहा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे म्यूजिक क्लासेस लेना बंद कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली लॉ क्लासेस ले रहा था। वो मुझसे फिर बाद में प्रॉमिस करता है थैंक यू तुमने म्यूजिक क्लासेस लेना बंद कर दी, अब जहाँ पे तुम अपना म्यूजिक क्लास सेटअप करोगे मैं इतना % फाइनेंस करूँगा, इतना % तुमको डोनेट करूँगा, 20% उसने डोनेट करने के लिए कहा। तो बाद में ये नहीं कह सकते कि अरे कैसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई तो कंसिडरेशन तुमने तो दिया ही नहीं। तो कंसिडरेशन था, मैंने म्यूजिक क्लासेस लेनी बंद करी, आई हैव एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग म्यूजिक क्लासेस, तो ये क्या होगा, ये वैलिड कंसिडरेशन है। सेक्शन 2D आप पढ़ोगे तो उसमें क्लियरली ये वर्ड लिखा गया हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। कहने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन मतलब ये नहीं कि एक हाथ से लो एक हाथ से दो, पहले भी आप दे सकते हो कंसिडरेशन, प्रेजेंट भी दे सकते हो, या आप इन फ्यूचर भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पास वॉलंटियर सर्विस जो है, यहाँ पे थोड़ा एक लोग इससे कनेक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, आपने बहुत बार कहानी देखी होगी, छोटे बच्चों की कहानी में बहुत ज़्यादा होता है कि सपोज एक गरीब लड़की है, आई होप आप सबने देखी होगी, पता नहीं देखी है कि नहीं, मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ। वो गरीब लड़की होती है, कोई वो किसी बहुत ही रिच पर्सन रहता है, उसको कोई बच्चा रहता है, उसको बचा लेती है, उसकी जान बचा लेती है, गाड़ी के सामने आने वाला होता है, बट वो लड़की अपनी जान पे खेल के उस बच्चे की जान बचा लेती है। तो अमीर आदमी उसको प्रॉमिस करता है कि मैं जो है तुम्हें पढ़ाऊँगा, है ना, तुम्हारा घर ठीक कर दूँगा, ये सब। तो ये जो है ये हमारा सेक्शन 25(2) में कवर्ड है। वो जो लड़की है उसके पास पूरा राइट है कि वो सू कर सकती है, अगर वो ऐसा नहीं करता रिच आदमी तो वो सू कर सकती है। ठीक, ये हमारा सेक्शन 25(2) में कवर्ड है, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। आगे ये है हमारा प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट जैसे अब 2D में ये वर्ड यूज है डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो इसका मतलब एक हाथ से लेन एक हाथ से देन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब जैसे आप देखोगे 2D में वर्ड यूज है प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात करी जा रही है। कंसिडरेशन फ्यूचर भी हो सकता है, बाद में दे सकता है कोई। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, अभी जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, जैसे जन्माष्टमी आया, है ना, जन्माष्टमी आया तो उसमें बहुत ज़्यादा मिल्क, भगवान का अभिषेक करना था, तो मिल्क से रिलेटेड एग्रीमेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 महीने पहले, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज़ करा रहा है उसने क्या किया कि कोई बहुत अच्छे से अपनी गायों को पालता था, बहुत ध्यान रखता था, तो उसको पहले ही बोल दिया कि मैं तुम्हें इतना इतना पैसा दे दूँगा, उस दिन जितना भी काऊ जो है मिल्क दे वो मुझे दे देना, उससे भगवान का अभिषेक होना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो कंसिडरेशन है फ्यूचर में भी हो सकता है। उसने बोला कि मैं बाद में मिल्क जो है जन्माष्टमी के दिन दूंगा, लेकिन उससे पैसे 2 महीने पहले ले ले, इट्स ओके, कंसिडरेशन फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारे पास एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। हम लोगों ने एक और एसेंशियल पढ़ा था कि जो कंसिडरेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट हो। मतलब अगर मेरा घर 1 करोड़ का है, मैं 10 रुपये में बेच रही हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। अगर यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 25 का, वहाँ पे बात लिखी गई है कि अग्रीमेंट है जहाँ पे इंसान का कंसेंट फ्रीली दिया हुआ है। मतलब मैं अपना घर 10 रुपये में बेचने के लिए एकदम मैंने फ्रीली वो कंसेंट दिया है,
तो वो वॉइड नहीं है। आप देखते हो कई लोग होते हैं जो अपनी स्टोरीज बेच देते हैं बस 1 रुपए में, देखा होगा आपने बहुत लोगों को। तो अगर किसी ने अपना कंसेंट फ्रीली दिया है तो इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन जो एडुकेट नहीं था ना, इससे मतलब नहीं है। अगर मेरा कंसेंट फ्री है तो लॉ क्यों कहेगा कि भाई तुम एक्स्ट्रा पैसे लो, मैं 10 रुपए में बेचूं चाहे लाख रुपए में बेचूं चाहे करोड़ रुपए में, वो तो मेरी मर्जी है ना। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप लोग 25 का इलस्ट्रेशन जी पढ़ेंगे, उसमें अगर आप इलस्ट्रेशन जी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि ऑल्दो जो कंसिडरेशन है वो इनएडुकेट है, उससे कोई मतलब तो नहीं है, बट अगर हमें ये डिटरमाइन करना है कि कंसेंट फ्रीली दिया है या नहीं तो हम ये कंसिडरेशन को देख के एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर क्या कहते हैं कि मान लो कोई आपका टीचर है और आपका जो कार है वो बहुत कॉस्टली कार है आपकी, वो 1000 रुपये में ले रहा है, तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका जो कंसेंट होगा बच्चे का फ्री में नहीं, आपने मतलब आपने जो कंसेंट दो फ्रीली कंसेंट नहीं दिया, मे बी आप एक दबाव में आ गए और आपने वो कंसेंट दिया कि आप एक स्टूडेंट हो, वो आपके टीचर थे तो इस वजह से आपने सोचा कि उनको आप 1000 रुपये में दे दो। तो ये पता लगाने के लिए यूज़ हो सकता है, आप इलस्ट्रेशन जी एक बारी रीड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला केस है वो है चिदम्बरा अय्यर वर्सेस PS रंगा अय्यर। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला समथिंग मतलब लॉ की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ पार्टी ही उसे वैल्यूएबल समझे ये नहीं, बट लॉ की नज़रों में भी उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि किसी ने बोला कि जैसे कार का एग्जांपल, बोला कि अरे आप जैसे घर में दे रही किसी को, बोला अरे चाबी खोलो घर आपका, तो मेरी नज़रों में ठीक है वैल्यू हो सकती है, मे बी आई एम गिविंग टू समवन हु इज़ वेरी नियर एंड डियर टू मी, तो मैं कहती हूँ अरे चाबी खोलो घर आपका, राइट, बट कोर्ट की नज़रों में भी उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगला फॉरबियरेंस टू सू इज रिगार्डेड एज वैल्यूएबल कंसिडरेशन। क्या मतलब इसका? सपोज जो प्लेंटिफ है उसके पास मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि डिफेंडेंट के अगेंस्ट सू कर सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। मे बी डिफेंडेंट को उसने पैसे दिए थे, टाइम हो चुका है बट वो पैसे नहीं दे रहे, जो भी रीज़न है तो वो सू कर सकता है, सू करने का राइट है। बट अगर वो डिफेंडेंट उससे बोलता है मतलब कि मैं तुम्हें इतना और पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा, कोर्ट मत जाओ, कोर्ट कचहरी में क्यों जाना, वकीलों को क्यों पैसा देना, तो ये जो है वो अलाउड है ना, इसे मतलब एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। मैं मना कर रही हूँ कि मैं तुम्हें सू नहीं करूँगी, ये चीज़ एक वैलिड कंसिडरेशन है, ये समझ आया। तो कल को वो इंसान ये नहीं कह सकता, मान लो प्रॉमिस करता है कि तुम कोर्ट नहीं जाओगे और मैं तुम्हें 20% इंटरेस्ट लगा के और दूंगा, कल को अगर वो पैसा नहीं देता है ना और फिर जाके ये कहता है कि अरे हमारा तो कोई कंसिडरेशन था ही नहीं, वो तेज बनेगा, वो कहेगा कि मैं क्यों दूँ, हम लोगों के बीच में तो कोई कंसिडरेशन था ही नहीं, तो बोला जाएगा कि वो सू करने से उसने मना किया, ये एक वैलिड कंसिडरेशन है। समझ आया। फिर हमारे पास केस है बिट्टन बीबी वर्सेस कुंटू लाल। इसमें क्या क्या आ गया कि अगर फॉरबियरेंस टू सू जो है ना वो डेटर के रिक्वेस्ट पे होना चाहिए, मतलब जिससे मैंने मतलब जिसने मुझसे उधारी ली है उसी के रिक्वेस्ट पे मैं सू मतलब केस नहीं फाइल करूंगा। अगर कोई और आके उसका रिश्तेदार कहता है, कोई रिलेटिव कहता है या उसका कोई नोन कहता है तो नहीं, तो मैं करूंगी। अगर डेटर मना करे कि पैसे किसको देना है, कौन देगा पैसा, डेटर देगा ना, ऐसे ही रियल लाइफ में होना चाहिए, मतलब उसी से रहना चाहिए जो आप वन हु इज प्रोवाइडिंग यू, गेटिंग इट। चलो अब इतना डिटेल में इसमें नहीं बोलेंगे, बस मैंने आपको बोलते हैं ना कि बस सोचने के लिए दिया है। अब आप लोगों ने कंसिडरेशन पढ़ा, कंसिडरेशन में आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि हमें अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है, मतलब एक अग्रीमेंट होना है वैलिड एग्रीमेंट, तो उसमें कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना कंसिडरेशन के तो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नूडुम पैक्टम बोलते हैं, मतलब बेयर एग्रीमेंट से काम नहीं होगा, हमें क्या करना है, कुछ कंसिडरेशन भी होना चाहिए। तो ठीक है, जनरली तो यही है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन 6 एक्सेप्शन है इस रूल को लेके। वो 6 एक्सेप्शन हमारे सेक्शन 25 में दिए गए, एक एक करके उन एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो एक्सेप्शन है वो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो कहाँ पे दिया गया, सेक्शन 25(1) में दिया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर सपोज क्या होता है कि कोई भी हम ऐसा अग्रीमेंट करते हैं आपस में, वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन करते हैं, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं भी रहता तो भी वो चीज़ जो है वो मतलब एनफोर्सिएबल है, वो वैलिड होगी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना कि जो कंसिडरेशन है, किसी भी कोई एक अग्रीमेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 6 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा, है ना, वो नूडुम पैक्टम है, कंसिडरेशन नहीं है तब भी वो एनफोर्सिएबल है, तब भी वो वैलिड है, मतलब दूसरी पार्टी के मतलब दोनों पार्टी के पास राइट है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, सू कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ चुके हैं दोनों पार्टी के बीच में। अब जैसे कि
भाई बहन के बीच में कुछ हुआ, एक ब्रदर है ना, और ही हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन विथ हिज सिस्टर, तो अपनी बहन को बोलता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है अपनी बहन के नाम कर देता है। बस ये है कि रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम लोग केस देखते हैं राजलुखी दाबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी। इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड और वाइफ थे, उन लोगों के बीच में जो था बहुत ज़्यादा क्वेरल होता था। तो हस्बैंड जो था यहाँ पे डिफेंडेंट है, वाइफ जो है प्लेंटिफ है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए समझा रही हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम अपना अलग रहो, तुम्हारा अलग रेसिडेंस और मेंटेनेंस होगा, उसका पैसा मैं तुमको दूंगा। हस्बैंड देने से मना कर देते हैं। वाइफ सू करती होगी तो हस्बैंड बोलता होगा कि कंसिडरेशन तो नहीं है, तो वाइफ बोलती है कंसिडरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोर्ट पूछता है कंसिडरेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ केस को इस तरीके से, ठीक है। तो फिर कोर्ट पूछता है कि कंसिडरेशन क्यों, मतलब कंसिडरेशन क्यों नहीं चाहिए। तो वाइफ बोलती है क्योंकि इट्स आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो कोर्ट ये बात बोलता है कि जो आपका अग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर हस्बैंड ने एग्री किया पैसा देने के लिए, उसके अंदर साफ साफ ये चीज़ दिखी गई है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा क्वेरल और डिसएग्रीमेंट होता था, इसी वजह से आप लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है तो ही एग्रीमेंट बना, तो इस एक्सेप्शन के अंदर तो नहीं कवर होगा ना। समझ आया? अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए तो बताना, क्योंकि वीडियो ना थोड़ी बड़ी बन जाती है तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझने में डिफिकल्टी ना हो, दैट्स व्हाई आई डू लाइक दिस। अगला एक्सेप्शन है जहाँ पे हमें कंसिडरेशन नहीं देना, वो है 25(2) में पास वॉलेंट्री सर्विस। अरे मैंने वो एग्जांपल नहीं, जैसे लड़की गरीब लड़की थी, उसने अमीर आदमी के बेटे की जान बचा ली थी, तो ऐसा सही है कुछ, मतलब कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है अगर वॉलेंटरली किसी ने पास्ट में कुछ किया है। जैसे सपोज किसी का पर्स खो गया था, है ना, और चंगू जो है वो देखता है और मंगू को देने की बजाय वो क्या करता है, उस इंसान को ढूंढ के वो पर्स दे देता है। वॉलेंटरली क्या है, इस बात का ध्यान रखना। वॉलेंटरली, वो वॉलेंटरली क्या करता है कि उसका पर्स ढूंढता है और उस आदमी को दे देता है। तो आदमी कहता है कि मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा क्योंकि तुमने मेरा पर्स दिया है। करेक्ट। अब यहाँ पे जो 1000 रुपये है, अगर वो कल को मना कर देता आदमी देने से, तो ये चंगू जो है वो सू कर सकता है। ये इन लोगों के बीच ये बाइंडिंग हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी है, ऑल्दो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट वॉलेंटरली सर्विस हुआ था। बट ये बात ध्यान रखना कि वॉलेंटरली होना चाहिए, किसी ने बोला तो वैसे नहीं होना चाहिए। अगला है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, 25(3) में दे रखा है। जैसे लिमिटेशन में क्या है कि डेट दिन, मतलब अगर आपने किसी को उधारी दी है तो उसे कोर्ट में इन्फोर्स कराने का एक टाइम पीरियड रहता है। लिमिटेशन पीरियड जो रहता है वो टाइम पीरियड इस वजह से लगाता है कि जो गलत पार्टी है, मतलब जिस पार्टी रॉन्ग्ड पार्टी है, गलत इज नॉट द गलत वर्ड, यहाँ पे रॉन्ग्ड पार्टी है, जो फॉल्टी पार्टी है, जो डिफॉल्टर पार्टी है, उसके मतलब होता है ना कि उसके सर पे तलवार ना लटकी रहे। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इसके अंदर आप जो है अपना एनफोर्स करा लो तो ठीक है, वरना तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस बढ़ जाएंगे ना, कोई कभी भी मुंह उठा के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिमिटेशन नहीं समझा, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। तो अगर मान लो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आपका टाइम खत्म हो गया है और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि एनफोर्स कराना चाहते हैं, तब तो आप नहीं कोर्ट में जाके तो एनफोर्स नहीं करा सकते। ऑल्दो आपका राइट है, आपके पास पूरा राइट है कि आप उससे उधारी ले, लेकिन अब आप कोर्ट की सहायता नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन पीरियड में आपका टाइम जा चुका है। बट अगर आपको कोई प्रॉमिस कर देता है, राइटिंग में है, या प्रॉमिसर उसे साइन कर देता है या फिर उसका एजेंट साइन कर देता है, तो आपके पास राइट है कि आप उसे एनफोर्स करा सकते हैं। समझ आए? जस्ट बस कोई ये बोल दे रहा है कि हाँ हाँ तुम्हारी उधारी थी, इससे नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, उसके बाद आप उसे एनफोर्स करा सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लिमिटेशन पीरियड में टाइम एक्सीड कर दिया, नो इश्यूज़। ठीक है, समझ आया क्या? तो अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊँ ना तो बस इतना है, अगर आपका किसी पे उधारी है, ठीक है, मतलब आपने किसी ने आपसे पैसा लिया है, और जो लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो टाइम होता है कि कोर्ट की सहायता आप कब तक ले सकते हो, उसका टाइम डिसाइडेड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर आप नहीं गए तो आप कोर्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन बाद में इंसान अगर प्रॉमिस कर लेता है, राइटिंग में है, वो प्रॉपर साइंड है, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, राइटिंग में है और प्रॉपर साइंड है, तब आप उसे एनफोर्स करा सकते हो। तब ये नहीं कहा जा सकता कि अरे कंसिडरेशन तो है ही नहीं, नहीं नहीं, वो चलेगा। एक बात ध्यान रखना, जस्ट कोई इतना बोल दे रहा है कि हाँ हाँ मैंने तो आपकी उधारी ली है, वो काम नहीं करेगा। मेयर एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट नहीं है, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो अगला देखते हैं हम लोग, गिफ्ट। यहाँ पे आप सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ो। इसमें बस साफ साफ ये बात इतनी कही गई है ना, टीपीए में आपने पढ़ा होगा अगर गिफ्ट, मैं टीपीए का तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं मिक्स करूँगी, टीपीए मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, एक 1 शॉट है, उसके अंदर आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता हो तो बताना, मैं अलग से बना दूंगी। तो यहाँ पे अगर टीपीए के अकॉर्डिंग जो गिफ्ट है, गिफ्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी टीपीए में, जैसे कि वो रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग वो परफेक्ट है
उसके अकॉर्डिंग गिफ्ट जो है एकदम वैलिड है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसे इस बात पे इनवैलिडेट या इस बात पे उसे अनएनफोर्सेबल नहीं कह सकते कि इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। टीपीए की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करिए तो गिफ्ट जो है वो वैलिड है। हम ये नहीं कहेंगे कि अरे इसके अंदर सो कंसिडरेशन ही नहीं है, ये वो नहीं, ठीक है। टीपीए की बस रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो इट्स वेल एंड गुड, वो एनफोर्सिएबल है। आप इसे रीड कर सकते हो। बस इतना इतना पूछा जाता है, एक्सेप्शन पूछा जाता है, बस इसके अंदर का इतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ऑब्वियसली अगर समझ नहीं आएगा तो याद कैसे रहेगा आपको। फिर अगला है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। आप लोगों ने, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन अगर सपोज क्या होता है, जो एजेंट रहते हैं ना, एजेंट जब हम एजेंसी क्रिएट करते हैं तो एजेंट को हम कंसिडरेशन नहीं देते हैं, एजेंट को जो हम देते हैं ना, हम उसे रिम्यूनरेशन देते हैं। मतलब अगर एजेंट मेरे लिए काम कर रहा है ना तो उसमें कंसिडरेशन नहीं, मैं उसे क्या देती हूँ, रिम्यूनरेशन देती हूँ। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि अगर हम एजेंसी क्रिएट करते हैं, अगर मैं किसी को अपना एजेंट बना रही हूँ तो मैं उसे कंसिडरेशन ना भी दूँ तो चलेगा। कंसिडरेशन वर्ड का क्या मतलब वो काम, मतलब वो मेरे को मेरे अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकता है। कल को ये नहीं कहेगा कि कल को मैं ये नहीं कह सकती कि अरे इसने तो मुझे कोई कंसिडरेशन ही नहीं दिया है, या कल को वो नहीं कहेगा कि अरे मुझे तो कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं है। नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, कंसिडरेशन नहीं है तब भी। क्यों? क्योंकि एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं चलता है, यहाँ पे रिम्यूनरेशन चलता है, कमीशन चलता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा तो बोला, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। शॉर्ट में बोलूँ तो यही मतलब है कि जब एजेंसी क्रिएट होती है ना, तो उसमें जब एजेंट को जो चीज़ें देते हैं, एजेंट को मैं कंसिडरेशन नहीं दे रही, या एजेंट जो मेरे लिए काम कर रहा है कंसिडरेशन नहीं है, एजेंट मेरे लिए सर्विस कर रहा है और मैं एजेंट को जो पैसा दे रही हूँ कंसिडरेशन नहीं, वो रिम्यूनरेशन है। तो अगर एजेंट मेरे अगेंस्ट केस फाइल करना चाहे तो कर सकता है, या मैं एजेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ। कल को ये सवाल नहीं उठेगा कि भैया कंसिडरेशन तो है ही नहीं, तो क्योंकि एजेंसी में कंसिडरेशन नहीं चलता है, रिम्यूनरेशन चलता है। बात एक ही है, बस नाम अलग है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने इतना बोला, आप समझो, है ना। अगला है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में भी हम ये नहीं कह सकते कि कंसिडरेशन नहीं है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए आपको सेक्शन 130 जो है टीपी का आना चाहिए। इतना बस सफिशिएंट है कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो एनफोर्सिएबल होगा। तो ये थे हमारे 6 एक्सेप्शन। जब मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दी थी तो मैंने आपको ये बता दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके से बनता है। एक हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस था, जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा और आगे भी पढ़ते रहेंगे उसको। दूसरा हमारा प्रॉमिसरी एस्टॉपल था, अगर आप लोग को याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले उसे पढ़ाया है। उसके बाद हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, इसको एक और नाम है इसका, टेक इट और लीव इट। यहाँ पे जो पार्टीज रहती है ना, वो बार्गेन नहीं कर सकती हैं, जो है आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग कोई रेलवेज की टिकट लेते हैं या एयर टिकट्स लेते हैं, कुछ भी आप लेते हो, तो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती है, वो प्री फिक्स्ड रहती हैं। जो दूसरी पार्टी रहती है उसके पास नेगोशिएट करने का मौका नहीं रहता है। आप बैंक जाते हैं, बैंक में कोई पॉलिसी खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपके पास नेगोशिएट करने का मौका नहीं रहता है, या तो आप ले लीजिए या आप छोड़ दीजिए। तो क्या रहता है, प्री फिक्स्ड रहता है, नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। और जो सामने वाली पार्टी होती है, मैं अगर जा रही हूँ, सपोज मुझे बैंक में कोई मतलब कोई भी पॉलिसी है, तो मुझे पॉलिसी लेना है, तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बार्गेन कर सकूँ। जो है मुझे वो लेना पड़ेगा, आई हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज, वरना कोई मतलब नहीं बनता। या तो मैं छोड़ दूँ या तो ले लूँ, नाम से ही पता चल रहा है, टेक इट और लीव इट। अब देखो बनाने का रीज़न क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का, अभी पॉसिबल नहीं है। सपोज एक बैंक है, अब कोई पर्टिकुलर बैंक है, उसने कोई पॉलिसी बना दी, तो पॉसिबल थोड़ी है कि हर किसी से हम लोग नेगोशिएट करें, हर एक कस्टमर से नेगोशिएट करें। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो प्री फिक्स्ड रहते हैं, हर एक बच्चे से थोड़ी नेगोशिएट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हो, अमेजन, मिंत्रा, ये सब, तो वहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सबके लिए सेम है। ऐसा तो नहीं है कि सब नेगोशिएट कर सकते हैं। अब बिजनेस कन्वीनियंस के लिए अगर सबके साथ नेगोशिएट करने लगे, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग गए अलग अलग, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेस होना। तो किस चीज़ के लिए, बिजनेस कन्वीनियंस के लिए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जो पार्टी नेगोशिएट, एक पार्टी इसमें हमेशा स्ट्रॉन्गर रहती है और दूसरी वीकर रहती है। तो जो वीकर पार्टी रहती है, मतलब जिसके पास नेगोशिएट करने का मौका नहीं है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बैंक है, बैंक ने अपनी पॉलिसी फिक्स कर दी। अब यहाँ पे जो दूसरी पार्टी है, मतलब मैं उसे नेगोशिएट नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे वीकर पार्टी हूँ। तो कोर्ट ने ओवर द टाइम क्या किया है कि कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि जो वीकर पार्टी है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। वीकर पार्टी को ध्यान में रखते हुए वीकर पार्टी के हित के लिए कुछ चीज़ें बनाई है। तो पहली चीज़ ये है कि जो नोटिस है वो एडिक्वेट एंड रीजनेबल होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक केस बताती हूँ। केस है हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन। इसमें क्या हुआ कि एक
मैं आपको ठीक थोड़ा वैसे समझाती हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, कहानी की तरह सुनना तो ही समझ आएगा। इसमें मान एक इंसान रहता है, वो अपना कुछ सामान जमा किया होगा उसने, तो अब जो लगेज था उसको मतलब कुछ पर्ची मिली, उसने लगेज वगैरह जमा किया, उसे पर्ची मिली और पर्ची के जो पीछे था उस पर लिखा हुआ था कि अगर सामान मान खो जाएगा तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जब आप सामने से देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, पर्ची पे ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। अब उसका सामान खो जाता है, सामान खो गया तो उसके बाद क्या कहते हैं कि वो गया, तो उन्होंने बोला कि हमने तो लिख रखा है कि ऐसे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो यहाँ पे बात बोली गई कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एडिक्वेट एंड रीजनेबल होना चाहिए, मतलब इंसान पढ़ सके। कौन पीछे देख रहा है, आपको सामने लिखना चाहिए था ना। इफ यू रियली वांटेड समवन टू रीड दिस तो आपको सामने लिखना चाहिए था। आप देखते हो कई जगह, बहुत जगह आप शॉपिंग करते होगे तो लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, तो आपके लिए एक तरीके से वार्निंग है, मतलब बता रहे कि आप जाके पढ़ लो। अब आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो बात की बात है, लेकिन अब बाद में आप ये नहीं कह सकते कंपनी को कि सामने तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था, इन लोगों को ऐसे लिखना चाहिए था, वो सब नहीं। उसके अगला है नोटिस शुड बी कंटेम्परेनियस विद द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये जो नोटिस है, जो भी चीजें हैं वो बाद में नहीं दे सकते हो आप, आपको पहले देना पड़ेगा। मैं जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी टाइम आपको बताना है, ये नहीं कि बाद में आप कुछ और कह रहे हो तो फिर वो बाइंड नहीं करेगा पार्टी को। ओके, जैसे कि जैसे लगेज वाला था, लगेज जमा करा रहे, उसका आके क्या बोल रहे हैं कि एक और कंडीशन अगर खो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। अगला है हमारा टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल मतलब ये अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉइट करने के पर्पज से नहीं होना चाहिए। लास्ट रूल ये है कि कोई भी अगर एम्बिग्यूटी आती है तो किसके फेवर में रिजॉल्व किया जाएगा, वीकर पार्टी के फेवर में रिजॉल्व किया जाएगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए कोई भी एम्बिग्यूटी आ गई, मतलब कोई कंफ्यूजन है, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम उसे ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि जो वीकर पार्टी है उसका फायदा देखेंगे, हम वीकर पार्टी को फेवर करेंगे। तो यही था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी हो, डू मेंशन। कोई फीडबैक है वो भी लिखिए, नहीं समझ आ रहा जैसे आप बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है तो वैसे हम इम्प्रूव कर पाएंगे, आप ही लोग मदद कर पाएंगे हमें इम्प्रूव करने में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।